लेकिन मैं तो आज भी इंतजार कर रहा हूं कि कोई तो आए इस दरवाजे से, पुलिस आ जाए, सीबीआई आ जाए, दिल्ली ब्यूरो आ जाए, केजरीवाल आ जाए, कोई तो आए, कोई तो एक सबूत बताए भाई। लेकिन यही है ना, केजरीवाल और मोदी दोनों जैसे नए तरीके के लोग आए, उन्होंने दिल्ली को एक एक्सपेरिमेंट बनाया। नमस्कार, द डेमोक्रेटिक मिरर देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ मीमांसा शेखावत। आज हमारे साथ मौजूद हैं दिल्ली की पूर्व मुख्यमंत्री शीला दीक्षित के पुत्र संदीप दीक्षित, जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के राजनेता हैं और पूर्वी दिल्ली के लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र से लोकसभा सांसद भी रहे हैं। तो आइए हम इनसे चर्चा करते हैं शीला दीक्षित के कार्यकाल और उनसे जुड़ी कुछ विशेष बातों पर। आपका बहुत बहुत स्वागत है सर। सबसे पहले मैं ये जानना चाहूंगी कि आपका राजनीतिक सफर कैसा रहा है? सफर तो नहीं कहेंगे, एक पड़ाव था, क्योंकि 8-10 साल मैं सांसद रहा और तब राजनीतिक रूप से ज़्यादा सक्रिय रहा। लेकिन जब आदमी सांसद होता है तो कुछ दायित्व पार्टी के होते हैं और उससे ज़्यादा क्षेत्र के विकास के होते हैं, और कोशिश ये होती है कि जो भी सरकार थी, और उसमें सौभाग्य से मेरे समय भारत सरकार और राज्य सरकार दोनों अपनी थी, कि उसके जो भी काम हैं जनहित के, वो कोशिश करें कि अपने इलाके में ज़्यादा से ज़्यादा आ सकें। तो एक तो वो बड़ा अच्छा अनुभव रहा, पूर्वी दिल्ली में काफ़ी हद तक हम लोग काम कर पाए, और एक संतोष दिखता है कि जब लोग हम लोगों के पहले की पूर्वी दिल्ली की बात करते हैं और हम लोगों की बात की, तो पूर्वी दिल्ली में ऐसा काम दिखता है जो शायद कई वर्षों में नहीं हुआ था। जहाँ तक 2014-15 के बाद की बात है, तो बहुत ज़्यादा मैं पार्टी की राजनीति में सक्रिय नहीं रहा हूँ, लेकिन हाँ, पार्टी के मुद्दों को, पार्टी की विचारधारा से जुड़े हुए कई काम सार्वजनिक जीवन में और गैर पार्टी राजनीतिक जीवन में करता रहा हूँ। लोगों से मिलना, बातचीत करना, संगठनों को कांग्रेस से जोड़ना, कांग्रेसों को लोगों के बारे में अवगत कराना, इस तरह की कार्रवाई करता रहा हूँ। आपने अभी बताया कि आप राजनीति में बहुत सक्रिय नहीं रहे हैं और फिलहाल दिल्ली में कांग्रेस की स्थिति भी बेहद कमजोर दिखाई पड़ रही है। आपके हिसाब से इसकी कोई विशेष कारण? देखिए, 2014-15 में, खासकर 2013-14 से भारत की पूरी राजनीति ने कुछ ऐसी करवट बदली जो शायद आमूमन रूप में हम लोग जो उस समय राजनीति में थे और सरकार में थे, कांग्रेस में थे, हम लोग समझ नहीं पा रहे थे। एक तो ऐसा था कि एक नई तकनीक के अंदर, नए समाज के अंदर अपने आप को किस तरीके से प्रदर्शित करना, अपनी बातें किस तरीके से कहनी, और पुराने जितने मापदंड और जितने तौर तरीके में हम लोग जिया करते थे, उन सब से बदल कर एक सामने आने की बात है। मैं छोटी छोटी चीज़ें आपको बताऊंगा। जैसे पहले क्या था, हम लोगों के समय माना जाता था कि भाई अगर आप सरकार में काम करेंगे तो लोग अपने अनुभव से उसको पहचानेंगे। ये था कि अगर आपने सड़क बनाई, या अगर आपने स्कूल में अच्छा काम किया, या अगर आपने अस्पताल बनाया, तो स्वाभाविक है लोग उसका अनुभव करेंगे, आपस में बातचीत करेंगे और जनता में एक अच्छा माहौल जाएगा। तीसरी चीज़ ये थी कि जो चीज़ एक जगह हुई है वो वही महत्वपूर्ण है, उसका यूनिवर्सैलिटी नहीं है, मतलब वो पूरे कुटुंब के लिए, पूरे विश्व के लिए नहीं है। तो अगर मैंने सड़क जो है किसी एक गली में बनाई है तो गली के लिए महत्वपूर्ण है, औरों को ये दिखाने के लिए महत्वपूर्ण है कि हम गली वैसी बना सकते हैं, लेकिन उसका कहीं और आपको वाहवाही नहीं मिलती थी। 2013-14 के बाद जो अपने आप को और एक नई तरीके से लोगों के संवाद के जो माध्यम बने तकनीक द्वारा, और तकनीक द्वारा असत्य को सत्य घोषित करने के, उसमें हम लोग पिछड़ के रह गए। तो उसमें क्या हुआ, क्योंकि हम पुराने धड़े से चलते थे, हमने अगर 4 काम भी किए तो 4 काम 4 ही दिखते थे, और लोगों के 4 काम बताए हुए 400, 500, 600 दिखने लगे। तो एक तो उसमें हम लोग पीछे हो गए। दूसरा क्या हुआ, हम लोग ये नहीं समझ पाए कि ये माध्यम प्रचार से ज्यादा दुष्प्रचार का माध्यम है। पहले क्या होता था कि आप दुष्प्रचार करते थे, कोई प्रचार करता था, और जनता में इतना विवेक था कि वो दोनों के बीच में अपने अनुभव को देख के, और उसको जो भी सूचनाएं मिलती थी अखबारों से, ज्ञानियों से, लोगों से, चर्चाओं से, एक दूसरे से, परिवार मित्र से, उसका मिल मिलाकर वो अपनी चेतना इस्तेमाल करता था, अपना विवेक इस्तेमाल करता था और एक निर्णय पे पहुंच जाता था। अब क्या हुआ, जो विवेक है वो तो टीवी ने ले लिया। चेतना किसी तरीके से, एक अजीब बात है, मुझे समझ में नहीं आता कि वर्ग जितना शिक्षित हुआ उतनी उसकी अंदर की चेतना एक तरीके से धूमिल होती चली गई। और तीसरा क्या हुआ कि जो जो उसको सूचनाओं के माध्यम बनते चले जाते थे, वो व्यापक और सर्वदलीय होने की जगह संकुचित, वो व्यापक तो हो गए रीच में, लेकिन संकुचित हो गए क्या मैसेज वो देना चाहते थे उसमें। तो उससे क्या हुआ कि हम लोग वो लड़ाई बिना जाने हुए बुरी तरह हार गए। मतलब ये हुआ कि समझ लीजिए क्रिकेट में हम गए
और हम जब बैटिंग करने गए तो पता चला कि एलबीडब्ल्यू तब होता है जब बैट लगता है बॉल से। अरे हम तो पूरी जिंदगी बॉल और बैट से खेलता करते थे, ये थोड़ी मालूम था। तो क्या हुआ कि जो लोग बॉल को लात मार रहे थे उनको रन मिल रहे थे, और हम अच्छी तरीके से क्रिकेट में डिफेंड कर रहे थे, हम आउट करार दिए जा रहे थे। ये कहानी पलट गई। तो जो मैं कहता हूं, इस कारण से दिल्ली, राजस्थान, मध्य प्रदेश, विशेषकर दिल्ली वो पहला राज्य था जिसको इस नई राजनीति का झटका लगा। केजरीवाल और मोदी दोनों जैसे नए तरीके के लोग आए, उन्होंने दिल्ली को एक एक्सपेरिमेंट बनाया। एक माहौल भी उस समय 10, 11, 12 में बन गया था करप्शन का और तमाम और चीज़ों का। वो कहाँ सब एलिगेशन आज गए वो किसी को नहीं पता है, लेकिन राजनीति में क्या होता है कि एक समय पे कुछ होता है, उसके आगे वो ना वो समय वापस आता है, ना उस समय का विश्लेषण कभी होता है। तो वो हुआ और उसमें फिर हम लोग कमज़ोर पड़ गए, और दिल्ली में तो इतने कमज़ोर पड़े कि हम अपने आप को वापस नहीं ला पाए। एक जरूर मैं बार बार इस चीज़ को चिन्हित करता हूँ, कांग्रेस में एक जरूर दिक्कत हो गई थी। क्या हुआ कि जब आप किसी चीज़ में संघर्ष करते हैं या आप बुरी तरह डूब रहे होते, तो कहा जाता है ना कि डूबते को तिनके का सहारा, या अगर आप नदी में बह रहे हैं, बाढ़ में बह रहे हैं, तो एक छोटी सी आपको लकड़ी का टुकड़ा भी मिल जाए तो उसके सहारे आप तैर सकते हैं। हमारे पास दिल्ली में हमारे बिल्कुल निकटतम भविष्य भूत काल का किया हुआ जो विकास कार्य था वही एक तिनका था। दिल्ली की कांग्रेस के नेतृत्व में या दिल्ली के लोगों में, क्योंकि उस समय के नेतृत्व से उनको परहेज था, तो उन्होंने न केवल नेतृत्व को नकारा, उनके काम को, और जो किसी व्यक्ति की धरोहर नहीं थी, दिल्ली का काम दिल्ली के कांग्रेस की धरोहर थी, हमने उसे भी नकार दिया। तो डूब तो हम रही थे, जो एकाध चीज से हम डूबना बच सकते थे उसको हमने तिरस्कार कर दिया, तो हम पूरी तरह डूब गए। अब मुझे लगता है ऐसी स्थिति है कि इससे उबरने में समय लगेगा। ऐसा नहीं कि नहीं उबरेंगे, समय लगेगा, लेकिन समय कितना लगेगा अब ये तो आप लोग बेहतर जानेंगे। एक माँ के तौर पर और एक मुख्यमंत्री के तौर पर आप शीला दीक्षित जी को कैसे देखते हैं? माँ के तौर पे तो मेरे ख्याल से कोई ऐसा क्या उसको विश्लेषण करे। देखिए, एक तो मैं उस जो एक होता ना हमारे यहाँ, मेरी माँ ये कहती थी, मेरी माँ वो कहती थी, मेरे पिताजी ये कहते थे, एक तो उस सब, माफ़ करिएगा, उस सब आधे मनगढ़ंत चीज़ों में मैं नहीं जाऊँगा। हर माँ ने अपने बच्चों को कई चीज़ें बताई हैं, कुछ उनको पसंद आती हैं, कुछ उनको नहीं पसंद आती हैं। और कई बार हम लोग क्या करते हैं कि कोई चीज़ कहनी होती है तो पिताजी या माँ के नाम पर टांग देते हैं, तो वो मैं नहीं करना चाहूँगा। देखिए, सीधी बात थी, वो स्ट्रिक्ट थी, ठीक है, वो अपनी तरह से ज़िंदगी जीती थी, ठीक है। हम लोग ज़्यादा इधर उधर होते थे तो एक आध लपड़ पड़ जाता था, बाकी हम लोग अपना करते थे जो करना है। और क्योंकि उस समय उनका व्यवसायी जीवन था, हम अपना घूमते फिरते रहते थे, अलग अलग जगह जाते थे। हमारे उनके बीच में माँ और बेटे या बहन के साथ जो प्रेम प्यार का संबंध था, खाने पिलाने का था, बीमारी में संबंध था, वो था। उसके अलावा वो हमारी ज़िंदगी में ज़्यादा इंटरफेयर नहीं करती थी। दूसरा क्या था कि ना उनके जो काम थे उसमें हम लोगों को कहीं इंटरफेरेंस का वो नहीं मिलता था। ये तक भी मैं कहूँगा कि जो मुख्यमंत्री भी बनी, मैं उनका सांसद था, लेकिन ये कोई नहीं था कि मैं जाके जो चाहे उनसे करवा सकूं। तो जैसे सब माएँ होती वैसे थी, लेकिन ये उनमें विशेषता थी। अब औरों में सब में अपना अलग अलग होगी कि वो अपने व्यवसाय को, अपने काम को सबसे पहले प्राथमिकता देती थी, और बड़ी नो नॉनसेंस थी, ठीक है। अब आजकल तो बच्चे की अगर पिटाई हो जाए तो कहा जाता है चाइल्ड इज बीइंग अब्यूज्ड, तो हमारी तो रोज अब्यूज होती थी, और मैं तो शुक्र करूंगा कि मुझे एक आध लपड़ पड़ जाता था। तो ये तो आजकल के जो लोग हैं ना, मैं तो अजीब अजीब चीज़ें समझता रहता हूँ। कोई क्या कहा जाता है किसी को कि साहब वो डांट दो तो लड़का सदमे में है, नहीं डांटो तो बच्चा सदमे में है, सर्दी पड़ गई तो बच्चे सदमे में हैं, गर्मी पड़ गई तो बच्चे सदमे में हैं। तो कम से कम ऐसे तरीके के तो हम बच्चे नहीं हैं कि आदमी छींके भी तो हम सदमे में चले जाएं। वो इस कारण से था क्योंकि माँ से इस तरीके की शिक्षा दीक्षा मिली। एक मुख्यमंत्री के रूप में बेहतरीन थी, और मैं उनको मानूंगा कि मैंने जितने मुख्यमंत्री देखे, भले मेरी माँ हो, मुझे नहीं लगता है कि हिंदुस्तान के पिछले 70 साल में 50-100 मुख्यमंत्री रहे होंगे, उनमें सबसे बेहतरीन में से एक या दो होंगी। वो हो सकता है दिल्ली का तो खैर एक तरीके से हम मानेंगे एक नागरिक के रूप में हमारा सौभाग्य रहा कि उनके 15 साल मिले, और जो दिल्ली ने विकास किया, जिस कारण से आज भी जो कुछ ये लोग क्लेम करते हैं आम आदमी, वो लोग क्यों छोटा मोटा कर पा रहे हैं, वो उसी दहलीज पर बनाते चले गए। कई लोग तो कहते हैं कि साहब क्या 7वीं या 8वीं दिल्ली जो बनाई उन्होंने बनाई, और सच में उन्होंने बनाई। और इसीलिए एक खास उनमें बात ये थी, उनमें 2 विशेषताएं थी जो मैंने और नेता से अलग देखी। पहली कि क्योंकि उनको दिल्ली का दायित्व मिला था, वो पहली ऐसी नेता थी जो शहर के बारे में सोचती थी, और सिर्फ गांव में देश बसता है, गांव का काम किया जाता है, सिर्फ इस पर उन्होंने सारी चीज ध्यान केंद्रित नहीं की।
तो उनका एक विजन था शहर के बारे में। वो समझती थी कि शहर किन चीज़ों पर आधारित होता है, शहर को किन चीज़ों की आवश्यकताएं होता है। दूसरी, वो त्वरित ये एकदम और ये सस्ती राजनीति में कभी ध्यान नहीं देती। देखिए, उनको भी पता था कि हम बिजली सस्ती कर देते तो हम चुनाव जीत जाते, कोई मुश्किल की बात नहीं थी बिजली सस्ती कर देना उस समय, ठीक है। लेकिन उनका ये था कि दिल्ली जैसे शहर को, जो एक समृद्ध शहर है, उसे विकास चाहिए। हमें हमेशा दिल्ली को अगले 30 साल की दिल्ली बना के रखना है। उनका ये कहना था कि शहर तब तक चलेंगे जब तक वो अगले 30 साल के लिए उसके अंदर निर्माण ना होता रहे, नहीं तो क्या होगा। उन्होंने तो मुझसे खुद कहा था कि भाई 2025-26 तक आगे काम करने की जरूरत नहीं है, लेकिन अगर हम आज काम बंद कर देंगे तो 2040 में जो काम की आवश्यकता है वो हम आज पूरी नहीं कर पाएंगे। इसलिए उन्होंने सारे अपना ध्यान जो है आगे के भविष्य की दिल्ली में केंद्रित किया, और उस कारण से कुछ समय उनको सफलता मिली और फिर एक असफलता भी मिली। लगातार 15 वर्षों तक एक मुख्यमंत्री के तौर पर निर्वाचित होने वाली शीला दीक्षित को वर्ष 2013 में हार का सामना करना पड़ा। आपके हिसाब से इसके क्या कारण हैं और कहाँ चूक हुई होगी? देखिए, दो तीन कारण थे। एक तो जो माहौल बना भ्रष्टाचार का, ठीक है, और उसमें मैं कहूँगा कि कांग्रेस पार्टी, खासकर मैं पार्टी के ऊपर ध्यान केंद्रित करूँगा, क्योंकि राजनीतिक लड़ाई तो पार्टी लड़ती है, सरकार नहीं लड़ती। हम लोग अपने उस समय में बैकफुट पे चले गए। ना हम भारत सरकार पर हुए आक्षेप को लोगों को समझा पाए, ना दिल्ली सरकार के। और इसमें जो पार्टियां उस समय बहुत कमजोर स्थिति में थी, कांग्रेस पार्टी कमजोर आज नहीं है, कांग्रेस पार्टी कमजोर बहुत दिनों से थी, लेकिन जब ये दरारें दिखी तो उन दरारों को हम संभाल नहीं पाए। तो एक तो जो करप्शन के एंगल्स थे उसको हम संभाल नहीं पाए, और उसके साथ साथ दिल्ली में मेरे ख्याल से हमारी सरकार पर जो सबसे बड़ा कुठाराघात पड़ा वो निर्भय कांड का पड़ा। निर्भय से क्या हुआ कि जो एक तार बंधा हुआ था मुख्यमंत्री जी का दिल्ली के लोगों में बीच की, जिसमें कोई उनको मां मानता था, कोई बहन मानता था, कोई दोस्त मानता था, वो टूट गया, जबकि उससे कोई लेना देना नहीं। एक तो निर्भय कांड का के होने में बहुत खराब कांड था, जघन्य था, बहुत ही, मतलब ऐसा कांड बहुत कम होता है। लेकिन उसमें अगर आप सीधे पूछें दिल्ली सरकार की क्या उसमें जिम्मेवारी थी, मतलब लोग कहेंगे हर चीज की जिम्मेवारी थी। मतलब मोदी कहे मेरी जिम्मेवारी नहीं तो लोग मान जाएंगे, केजरीवाल कहे मेरी जिम्मेवारी नहीं तो लोग मान जाएंगे, कांग्रेस कहे मेरी जिम्मेवारी नहीं तो वही आदमी नहीं मानता है। और वो इसलिए भी क्योंकि ये लोग किसी को भी वोट देते हैं, ये देश की पार्टी तो कांग्रेस को ही मानते हैं, इसलिए सवाल तो हमेशा कांग्रेस से ही पूछे जाते हैं, ठीक है। वो तो बात होता भी है, आप पड़ोस से थोड़ी सवाल पूछेंगे, अपने पिताजी से, माताजी से सवाल पूछेंगे ना। तो निर्भय में क्या हुआ कि बिना कुछ किए, बिना कुछ कराए, जो सारा लोगों का एक बनाया हुआ आक्रोश एक हम पर जो आकर गिरा, उससे जो एक तार होता है ना भरोसे का, वो टूट गया। और जब आप पर तार टूट जाता है भरोसे का और कॉन्फिडेंस का, तो फिर आपका प्रतिद्वंदी कुछ भी कहे वो आपसे बेहतर सुनने लगते हैं। तो जब हम बार बार कह रहे थे कि हम बेहतर विकास दे रहे हैं, बेहतर व्यवस्था दे रहे हैं, तो वो चीजें फिर लोगों को सुनाई नहीं पड़ी, और इसलिए 2013 में हम लोग हारे। शीला दीक्षित की दिल्ली और आज की दिल्ली में कोई फर्क देखते हैं आप, कोई सकारात्मक या कोई नकारात्मक बदलाव? देखिए, एक तो उस समय जो बहुत से काम हुए वो आज भी हमें संभाल रहे हैं, लेकिन अब मैं दो एक चीजों में देख रहा हूं कि धीरे धीरे अब जो संभावनाएं दिल्ली में आगे विकास की थी वो हम खोते चले जा रहे हैं, क्योंकि ना हम मूलभूत चीज़ों में काम कर रहे हैं, ना हम पर्यावरण पर काम कर रहे हैं, ना हम आने वाली दिल्ली की ज़रूरतों को देखकर चीज़ों का निर्माण का काम कर रहे हैं, और ना आने वाले 25-30 वर्षों में एक नए शहर की क्या ज़रूरतें होंगे उसकी तरफ हम देखने की सोच रहे हैं। भाई, छोटे उदाहरण देते हैं। भाई, क्यों ऐसा हुआ कि 18 से हमारे यहाँ 29 अस्पताल हो गए, 20 अस्पताल बढ़ाने की क्या ज़रूरत थी? हम भी छोटे मोटे क्लिनिक कर देते, लेकिन क्लिनिक से वोट मिलते हैं, उपचार नहीं होता है। भाई, सरकार का काम है, हार्ट अटैक होगा तो आदमी कहाँ जाएगा, किडनी खराब होगी तो आदमी कहाँ जाएगा, मोहल्ले क्लिनिक में जाएगा। उसके लिए तो थी ही 350-400 डिस्पेंसरियां थी दिल्ली में। हमको ये भी मालूम था कि पूरे हिंदुस्तान से लोग आएंगे अस्पतालों में, इसलिए बेहतरीन, बढ़िया और A1 करके हम लोगों ने अस्पताल दिल्ली में बनाए। क्यों उस समय किसी ने पूछा था कि भाई हमको फ्लाईओवर बना के दो? क्यों? जहां 5-6 फ्लाईओवर थे 60 सालों में, 10 या 15 साल में 72 से 80 फ्लाईओवर बन गए, क्योंकि मैडम को मालूम था कि इन्हीं सड़कों पर जब विकास आएगा तो सरपट गाड़ियां दौड़ेंगी। आज ऐसे कुछ दिन पहले लोग कह रहे थे साहब दिल्ली में बहुत ट्रैफिक जम गया है। मैंने पूछा क्यों, तो कहते हैं जी गाड़ियां बढ़ गई। बात गाड़ियां बढ़ने की नहीं है, बातें नई सड़कें नहीं बनी, नए पुलों के निर्माण नहीं हुए, नई ट्रैफिक के सोल्यूशंस नहीं आए, इसलिए ट्रैफिक के जैम हो रहे हैं। गाड़ियां तो बढ़ेंगी भाई। जब आप कहते हैं कि इन देश में समृद्धि है, जब खुद दिल्ली के मुख्यमंत्री कहते हैं कि 6-7% की ग्रोथ है, तो ग्रोथ का जो जमीन पर असर होता है उसे संभालने के लिए भी तो आपको काम करने चाहिए।
यही पर्यावरण दिल्ली का, ये हाल था दिल्ली का कि दिल्ली में कालिख मचा करती थी रात को। दिल्ली में हम लोगों की एक आदत थी कि स्कूटर से कोई जाता था, कहीं उतरता था 98-99 में, और ये कहा जाता था कि अगर आपने गला यूँ पूछा तो कालिख हो जाएगी। इतनी यहाँ पर्यावरण होता था। चेंज किया, यहाँ CNG लाए। दिल्ली में जहाँ 2% फॉरेस्ट था उसको 20% किया। ये काम किया ना, इन पर वोट थोड़ी मिलता है। कोई नहीं देगा इस देश में पेड़ लगाने पर वोट, लेकिन किया वो इसलिए काम किया क्योंकि उनका ये था कि जब हमको दायित्व मिला है दिल्ली का, तो आपके वर्तमान का जीवन तो हम आपको सुखी करेंगे ही, आपकी आने वाली पीढ़ियों का जीवन आज से ही हम सुखी करने का काम करेंगे। तो वो सारा काम जो रुका है वो दिल्ली के लिए बहुत खतरनाक होगा। एक दो चीज़ों में जहां मैं कहूँगा इस सरकार की अगर मैं चाहूँ कि तारीफ करना, एक तो ये है कि जो बड़ी बेहतरीन काम शीला जी ने शिक्षा में किया। जैसे फॉर एग्जाम्पल हम लोग जब आए थे तो 12वीं में 64% बच्चे पास होते थे। मैडम जब चुनाव हारी हैं तो 64 से 90% पर आ गया था। वो 26% बढ़ा है 15 साल में। इन्होंने 7-8 साल में उसको बढ़ाकर 96-97% किया। तो कम से कम उसे रोका नहीं। वो दूसरी बात है कि इश्तहारबाजी में ये बहुत सी चीज़ें करते हैं, लेकिन कम से कम उस चीज़ को नहीं रोका। ऐसे करके पर्यावरण में जो बहुत से प्रोजेक्ट चल रहे थे शुरू में तो उन्होंने रोके, अब सुना है 1-2 को उन्होंने दोबारा शुरू किया है। इंफ्रास्ट्रक्चर के हमारे 18 या 19 नए प्रोजेक्ट्स आने थे जो सब रोक दिए थे, अब सुना है 2 या 3 पर उन्होंने फिर से काम किया है। तो ये जरूर है कि पहले तो उन्होंने कोशिश की थी कि सारे विकास की धाराओं को तोड़ने की, लेकिन अब विवश होकर ये किसी तरीके से उसी रास्ते पर चल रहे हैं जो कांग्रेस की शीला जी की सरकार ने दिखाया था। लेकिन मैं इस सरकार को आपके द्वारा सचेत करना चाहूँगा कि अपनी सस्ती सब्सिडी बेस्ड मुफ्तखोरी की राजनीति से आप वोट तो जीतते रहोगे, लेकिन दिल्ली की जनता को उनका शहर मत खो देना। वो काम अवश्य करते रहना। वर्ष 2014 में कॉमनवेल्थ गेम से जुड़े भ्रष्टाचार के आरोपों पर कुछ कहना चाहेंगे आप? हाँ, मैं तो पूछना चाहूंगा ना, वो कहाँ आरोप भाई 2010 में? मैं उसमें कहूँ क्या? मैं तो आप लोगों से पूछूंगा, आप लोग तो मीडिया के हो। केजरीवाल से पूछूंगा क्या हुआ उसका भाई, कहाँ गए वो तमाम भाई? 2017 में भारतीय जनता पार्टी के एक सांसद ने एक RTI लगाई और एक सवाल पूछा पार्लियामेंट में CBI से। CBI ने कहा कि हमने 37 जगहों पे इंक्वायरी खोली, मुख्यमंत्री जी के बारे में पूछा था, पूरे 37 के 37 बंद कर दिए क्योंकि कहीं भी एविडेंस ऑफ करप्शन नहीं मिला। केजरीवाल जी कहते थे मैं 350 पेज का सबूत लेके घूम रहा हूं। वो कहां सबूत भाई? हम तो वही पूछेंगे ना। कॉमनवेल्थ गेम्स का कथित भ्रष्टाचार इस देश का सबसे बड़ा महाझूठ था, ये मैं आपको स्पष्ट करना चाहूंगा। दुखी बात यह है कि उसमें कांग्रेसियों ने भी बहुत ने हाथ धोने की कोशिश की। उनको लगा गंगा जी में हम भी नहा लेते भाई, मुख्यमंत्री हटेंगी तो या हम मुख्यमंत्री बन जाएंगे या कोई और बन जाएगा। उस कारण से ये चीजें आगे बढ़ी। भाई इतना बड़ा व्याप्त अगर भ्रष्टाचार हुआ होता तो और कोई नहीं तो कम से कम यार एक चूहा तो पकड़ा गया होता। कौन पकड़ा गया कोई बता तो दे यार हमें भाई। आपके हिसाब से कितना, कोई हजारों करोड़ कहता है, कोई लाखों करोड़ कहता है। हिंदुस्तान की जितनी बजट नहीं थी उतनी की तो शायद करप्शन हो गई थी कॉमनवेल्थ में, जहां तक लोगों के अगर आप आंकड़ों को गिने भाई। उसके बाद 2013-14 के पास केजरीवाल की सरकार रही, भारत सरकार रही। केजरीवाल की मैं सवाल एक जरूर आपके द्वारा पूछना चाहूंगा। वो बार बार कहते हैं कि साहब मेरे पास एंटी करप्शन ब्यूरो नहीं है, इसलिए मैं कॉमनवेल्थ के जो कथित भ्रष्टाचार है उस पर इंक्वायरी नहीं करवा पाऊंगा। ठीक है भाई, आपके पास एंटी करप्शन ब्यूरो नहीं है, आपके पास मीडिया तो है, ठीक है। आपको याद है हर चीज पर आप कागज हिलाया करते थे, फाइलें तो आपके पास है, फाइलें निकाल के कागज लहरा दो ना, क्या दिक्कत है? तुम पहले भी तो लहराते थे कागज। लोकायुक्त को फाइल भेज दो। लोकायुक्त तो आपकी सरकार का बनाया हुआ है। अगर आपको लगता है भ्रष्टाचार है तो सारी की सारी फाइलें आप लोकायुक्त को भेज दो, आप कोर्ट में भेज दो। आप इतनी बार धरना करते हो, धरना करने बैठ जाओ। बात यह थी कि इनको पता था तब भी और इनको पता है आज भी कि इन्होंने महाझूठ बोला। ठीक है, उससे चुनाव जीत गए, वो होता है भाई, एवरीथिंग इज फेयर इन लव एंड वॉर, पॉलिटिक्स में भी यही होता है। ठीक है भाई, आपका झूठ चल गया, वो बात हो गई। लेकिन मैं तो आज भी इंतजार कर रहा हूं कि कोई तो आए इस दरवाजे से, पुलिस आ जाए, CBI आ जाए, दिल्ली ब्यूरो आ जाए, केजरीवाल आ जाए, कोई तो आए, कोई तो एक सबूत बताए भाई। लेकिन यही है ना, समय जो है कभी कभी असत्य से ज्यादा बलवान होता है। तो आप देख रहे थे संदीप दीक्षित के साथ हमारी चर्चा। उन्होंने शीला दीक्षित को एक बेहद ही सख्त मां और एक बेहतरीन राजनेता के तौर पर बताया। कई विभिन्न मुद्दों पर उन्होंने हमसे चर्चा भी की। अगर यह वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें और अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में बताना ना भूलें। धन्यवाद।